बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर एथलीट्स में आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 9 है मेडिकल फिज़िक्स का, जिसमें आज हम गैमा रेज की इंटरेक्शन मैकेनिज़म्स अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह गैमा रेज अपनी एनर्जी किसी मीडियम के अंदर यूटिलाइज करते हैं। गैमा रेज आर डिफरेंट दैन अल्फ़ा एंड बीटा रेज। अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स हैं, उनका रेस्ट मास नॉन ज़ीरो होता है, उन पे चार्ज होता है, जबकि गैमा ऑन द अदर साइड उनका रेस्ट मास ज़ीरो होता है बिकॉज दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। एंड दूसरी बात यह है कि इन पे चार्ज नहीं होता। तो किस तरह से ये आयोनाइजिंग है, कैसे ये अपनी एनर्जी किसी मीडियम के अंदर यूज़ करते हैं, इस पे बात करेंगे। इस लेक्चर में मैं सिर्फ एक ही मैकेनिज़्म डिस्कस कर पाऊँगा एंड दैट इज़ पेयर प्रोडक्शन। एंड इन कमिंग लेक्चर्स हम बाकी के एनर्जी लॉस मैकेनिज़म्स भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो बुनियादी तौर पे जब गैमा रेज किसी मीडियम के अंदर इंटर होते हैं तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि वो मुकम्मल तौर पे एब्ज़ॉर्ब नहीं होते, बल्कि उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और उनकी इंटेंसिटी का जो हमने कर्व देखा था, एक्सपोनेंशियल कर्व, उसमें हमने उसकी मुख्तलिफ मीडियम की चीज़ें डिस्कस की थी, हाफ वैल्यू लेयर या 10th वैल्यू लेयर वगैरह। तो वहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी जो है इंटेंसिटी कम हो जाती है। वो जो वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब हुई जो इंटेंसिटी या जो रेडिएशंस, तो उन रेडिएशंस ने वहाँ पे मीडियम के अंदर क्या क्या किया। बुनियादी तौर पे 4 मैकेनिज़म्स मुमकिन तौर पे हो सकते हैं, और उसमें सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो ये हो सकता है जी पेयर प्रोडक्शन। फिर उसमें हो सकता है जी कॉम्पटन इफेक्ट। फिर यह हो सकता है जनाब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड फाइनली फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं जिसके ज़रिए से गैमा रेज जो है अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी मीडियम में जब वो इंटर होते हैं। तो ये सारे पॉसिबल रिएक्शंस हैं जो कोई गैमा रे कर सकती है। अब आज के लेक्चर में तो मैं पेयर प्रोडक्शन ही डिस्कस करूँगा, लेकिन कुछ जनरल बातें इसके मुतालिक बता दूं कि ये सारे मैकेनिज़म्स जो हैं इनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको हम क्रॉस सेक्शंस कहते हैं। तो हर एक का अपना एक क्रॉस सेक्शन होता है, हर एक के होने की अपनी एक प्रोबेबिलिटी होती है, और उसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है इनकमिंग फोटान जो है या गैमा रेज उनकी एनर्जी के साथ है। फिर दूसरा उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि किस मीडियम में वो इंटर हुआ है। तो पेयर प्रोडक्शन अगर मैं देखूं, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। जब कोई गैमा हाई एनर्जी गैमा रे जब ये किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में पास होता है, किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है, तो उसे क्या हो जाता है, अगर तो उसकी एनर्जी ग्रेटर हो आर इक्वल टू 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस एनर्जी के या इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, तो वो क्या हो जाता है, और वो किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है, तो उस हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी में ये क्या हो जाता है, ये पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के एक पेयर बना लेता है। ये पहले एनर्जी था, एनर्जी की फॉर्म में, एंड देन इट कन्वर्ट्स टू मैटर। तो एनर्जी जो है ये मटेरियलाइज हो जाती है, एक इससे बन जाता है जी पॉजिट्रॉन, और एक उससे बन जाता है जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
और ऐसा कैसे हो जाता है? ज़ाहिर है हम मॉडर्न फिज़िक्स में ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि मैटर और एनर्जी जो है, दीज आर जस्ट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेम थिंग। एंड आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू mc² आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है या एनर्जी से मैटर बन सकता है। दीज आर जस्ट इंटर कन्वर्टेबल। लेकिन जितना मैटर, फॉर एग्जांपल ये इनिशियली इसकी कोई एनर्जी है और हम जानते हैं कि गैमा रे एक फोटॉन है, फोटॉन की एनर्जी hf, h प्लैंक कांस्टेंट है, f फ्रीक्वेंसी है उस फोटॉन की। सो ये उसकी एनर्जी है। अब अगर ये एनर्जी जैसा कि इस केस में इसने एक इलेक्ट्रॉन बनाया है, एक पॉजिट्रॉन बनाया है, तो अगर तो बिल्कुल इसकी इक्वल है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, किस चीज़ की इक्वल? ज़ाहिर है एनर्जी कंजर्वेशन। इस लेवल पे हम मास एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते होते हैं। सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन है, सिर्फ मास कंजर्वेशन की बात नहीं करते, हम कहते हैं एनर्जी मास या मास एनर्जी कंजर्वेशन। सो मास एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक ये जो एनर्जी है, इससे दो ऐसे पार्टिकल्स बनेंगे जिनका रेस्ट मास ज़ीरो नहीं है। हालांकि फोटॉन का रेस्ट मास ज़ीरो है और वो आप आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से प्रूफ कर सकते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन ज़ीरो होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, आप लोगों ने ये पढ़ा है मास डायलेशन में कि अगर रेस्ट मास m0 है तो जब कोई चीज़ किसी स्पीड v के साथ जाए और वो स्पीड इतनी ज़्यादा हो कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल हो, तो इसका मास जो है वो बढ़ जाता है, डायलेट हो जाता है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, m0 इज़ रेस्ट मास m टाइम्स 1 - v²/c²। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटॉन, अगर हम फोटॉन की बात करें तो फोटॉन का v जो है वो तो c होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? m0 इक्वल्स m इंटू 1 - c²/c² एंड दिस गिव्स m0 इक्वल्स m इंटू 1 - 1, that gives 0. So rest mass of photon is 0. बट राइट हैंड साइड पे जो है वहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन बना है, एक पॉजिट्रॉन बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का रेस्ट मास सेम होता है, एंड दैट इज m0, लेट्स सपोज। एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, सो दैट रेस्ट मास इज इक्वल टू the energy, rest mass energy, equivalent to the rest mass energy, and that can be calculated by this formula m0 c²। so ये hf अगर तो एग्जैक्टली इक्वल है इस एनर्जी के, ये एनर्जी कितनी है? अगर इलेक्ट्रॉन का m0 c² देखा जाए, सो दैट इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इसका देखा जाए तो दैट 2 इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर तो हमने ये पेयर बनाना है तो हमें चाहिए कि कम से कम इतनी एनर्जी तो हो, बिकॉज 2m0 c² जो है दैट इज़ इक्वल टू 1.022, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपके पास 2m0 c² यानी 2 दफ़ा 0.511 MeV, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2m0 c² गिव्स 1.022 MeV। तो मैं ये कह रहा था कि इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी अगर तो इसकी इक्वल है तो फिर तो पेयर बन जाएगा, लेकिन वो पेयर जो है वो रेस्ट पे फिर होना चाहिए। हालांकि जब ये पेयर क्रिएट होता है तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होती है, इसकी भी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी भी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, पॉजिट्रॉन की भी, इलेक्ट्रॉन की भी। पॉजिट्रॉन जो है दैट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन and its charge is +e, and that is 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, that is -1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। वेल, तो चूंकि मैंने कहा कि जब ये क्रिएट होता है ये पेयर, तो दोनों जो है कोई ना कोई उसको वो मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। सो
जो क्रिएशन के बाद जो एनर्जी बच जाती है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड मोस्टली ये ग्रेटर ही होती है, तो ग्रेटर ही हो तो प्योर प्रोडक्शन होता है। अदरवाइज़ अगर इससे कम हो या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो तो तब बाकी मैकेनिज़म्स के चांसेस होते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर 1.022 से बहुत कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुमकिन होता है, और अगर इससे थोड़ा कम है या तकरीबन इसके करीब है तो उसमें कॉम्पटन इफेक्ट की का इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। बट वो तो चूँकि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे, फ़िलहाल हम पेयर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर वो गेमा जो कि किसी मीडियम में एंटर हुआ उसकी एनर्जी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, एक तो इसे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होगी तो फिर उससे फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन के होने के चांसेस है। बिकॉज अगर इफ़ एनर्जी इज़ मच ग्रेटर दैन दैट थ्रेशोल्ड, जो कि उसके लिए पेयर प्रोडक्शन के लिए एक थ्रेशोल्ड है, इससे कम एनर्जी पे मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा होगा तो फिर उसमें फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि किस तरह एनर्जी फोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर जाकर न्यूक्लियर रिएक्शन काज कर सकता है, जिसे फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये बहरहाल याद रखें कि वो जो आने वाला फोटॉन है, गैमा है, वो जो मीडियम के अंदर हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में स्प्लिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, तो इसकी एनर्जी कंजर्वेशन ये कहती है कि जी उसकी एनर्जी से एक तो उन दोनों पार्टिकल्स की रेस्पॉन्स एनर्जी बनेगी, और जो बच गई है वो उन दोनों को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन भी होगी। तो एक तो एनर्जी, मास एनर्जी कंजर्वेशन की बात है। दूसरा, इसके लिए किसी हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी ज़रूरी है। हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी क्यों ज़रूरी है? द पेयर प्रोडक्शन cannot take place in vacuum, बिकॉज अगर वैक्यूम होगा तो मोमेंटम की कंजर्वेशन वायलेट होगी। क्यों? बिकॉज देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल वायलेट। मोमेंटम की भी और एनर्जी की भी, मोमेंटम एनर्जी या एनर्जी मोमेंटम इज वायलेटेड। और उसमें अगर जैसा कि हमने बात की है कि एनर्जी वाइज तो चलो ठीक है, पेयर भी बनेगा और बाकी जो बच जाएगी वो उसको मिलेगी, लेकिन मोमेंटम के साथ क्या होता है, अगर आते हुए ना कोई गैमा रे है तो गैमा रे का जो मोमेंटम होता है आप जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते तो फोटॉन का मोमेंटम आपको मालूम होना चाहिए, P = E/c होता है, या एनर्जी जो है दैट इज़ hf/c, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं चूँकि ये c/f है और c/f लैम्डा है, तो h/λ आप लिख सकते हैं, दैट इज़ मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो ये जो इसके पास इनिशियली एक मोमेंटम था h/λ या hf/c, वो कहाँ गया? यहाँ पे तो अगर हम देखें तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अ पॉजिट्रॉन, एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, सो देयर नेट momentum is 0, and on left hand side we are having non-zero momentum, so that's why it cannot take place in vacuum. एंड फिर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की विसिनिटी में ये जब होता है तो न्यूक्लियस को ये जो मोमेंटम है ये कहाँ चला जाता है? द रिकॉइल मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस, जिसकी विसिनिटी में ये हुआ है।
अच्छा, अगर न्यूक्लियस के अलावा कोई और पार्टिकल हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर उसकी विसिनिटी में भी क्या ये रिएक्शन मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल, अगर इसकी जगह, न्यूक्लियस की जगह कोई इलेक्ट्रॉन है और हम ये एज्यूम कर लें कि जी ये इलेक्ट्रॉन की विसिनिटी में भी स्प्लिट हो सकता है, ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके, बजाय न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करके वहाँ पर पेयर बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन तब उसके लिए थ्रेशहोल्ड एनर्जी बजाय 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वो होगी 4m0c²। तो वो भी पॉसिबल है कि न्यूक्लियस की बजाय किसी इलेक्ट्रॉन की के करीब वो स्प्लिट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए उसमें मैटर, वो फोटॉन जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में, तब भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए फिर थ्रेशहोल्ड 4m0c² होगा, न कि 2m0c²। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इस इफ़ेक्ट को, जो कि पेयर प्रोडक्शन है, इसको डायराक ने एक्सप्लेन किया है क्वांटम मैकेनिकली, और उसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि उन्होंने कहा है कि जो है ये असल में बहुत सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायराक सी उसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक सी है, और वो न्यूक्लियस की विसिनिटी में मतलब देयर आर लॉट ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स और देयर, एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन पॉजिटिव एनर्जी स्टेट, वो उसको हम देख सकते हैं, वो मुख्तलिफ इंटरेक्शन में हमें नज़र आ सकते हैं, बट देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन नेगेटिव एनर्जी स्टेट, और उन इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव एनर्जी स्टेट से निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है दैट इज़ 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जी ये जो गैमा रेज होते हैं उनके पास अगर तो इतनी एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है, जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं, उनको उनमें वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में ले आता है, तो वो जो है इस तरह से एक पेयर क्रिएट हो जाता है। अब वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल आता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी अगर तो कोई इलेक्ट्रॉन फॉर एग्ज़ाम्पल उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वहाँ पे दुनिया जहान के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी स्टेट में है, तो उनको जब ये एनर्जी बाहर से मिलती है तो वो आ जाती हैं जी पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में, और वो विजिबल हो जाते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो जिस स्टेट से निकल के आते हैं वहाँ पर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, एक होल सा बन जाता है, और उसको फिर जो है पॉजिट्रॉन का नाम दिया गया कि इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी स्टेट से पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में आया, यानी क्रिएट हो गया। नेगेटिव स्टेट होने का मतलब है वो नहीं था, या वो छुपा हुआ था, वो अपीयर नहीं हुआ था, बट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड देन देयर इज़ आल्सो अ क्रिएशन ऑफ सम vacuole, some hole in that sea of electrons. So that positive hole is termed as positron. And Feynman कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है positron is nothing but just an electron moving in time, in backward. मूविंग बैकवर्ड इन टाइम। इलेक्ट्रॉन राइट पे टाइम में जा रहा है, फॉर एग्जांपल टाइम में आगे जा रहा है, तो पॉजिट्रॉन टाइम में पीछे जा रहा है। सो इस एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास equal to that of electron and having charge opposite to that of electron. So whenever we would be having an electron and a positron, and when we recombine them, we can once again create photon, but not single photon. Then when we annihilate the two, electron और positron दोबारा मिलते हैं, तो उनसे दोबारा photons बनते हैं। और वजह ये है कि दोबारा जब ये मिलेंगे तो तब उनके लिए न्यूक्लियस की विसिनिटी, न्यूक्लियस की मौजूदगी ज़रूरी नहीं होगी। दोबारा जब मिलेंगे तो बस वो फोटॉन्स बनाएंगे,
उस फोटॉन्स के या एनिहिलेशन से पहले उनका जो मोमेंटम है वो एनिहिलेशन के बाद फोटॉन के मोमेंटा का सम और उनके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मोमेंटा का सम वो बराबर होते हैं, कोई वायलेशन नहीं आती, इसलिए उसके लिए फिर न्यूक्लियस की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। अब मैं कंक्लूड कर दूं, मैंने ये कहा कि जब कोई गैमा हाई एनर्जी फोटॉन किसी मटेरियल के अंदर इंटर होता है तो चूँकि उसकी मुख्तलिफ़ प्रोबेबिलिटीज़ होती है, मुख्तलिफ़ इंटरेक्शंस वो कर सकता है, वो वहाँ पर मौजूद जो है किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में से जब गुज़रता है तो उस फील्ड के अंदर वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में। पॉजिट्रॉन मैंने बताया कि एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, और क्या हमेशा पेयर प्रोडक्शन करेगा? नहीं, ये चारों मैकेनिज़म्स पॉसिबल हैं। पेयर प्रोडक्शन उनमें से एक है और उसका अपना एक थ्रेशोल्ड है। अगर तो उस गैमा की एनर्जी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तब मुमकिन है कि ये पेयर प्रोडक्शन करे। अच्छा, इस इतनी एनर्जी क्यों, ये थ्रेशोल्ड क्यों है? क्योंकि इसने पेयर बनाना है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के लिए 0.511 और पॉजिट्रॉन के लिए 0.511, सिर्फ उनको क्रिएट करने के लिए, और बाकी उनको फिर काइनेटिक एनर्जी देने के लिए इसकी एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए कि बकिया एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है। दूसरी बात, मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन के हवाले से ये बात की कि चूँकि पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में टेक प्लेस नहीं कर सकता, वो वैक्यूम में नहीं हो सकता, और उसकी वजह यह है कि मोमेंटम की कंजर्वेशन वायलेट हो जाती है। बिफोर द क्रिएशन कोई मोमेंटम होता है फोटॉन का, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पेयर वो मोमेंटम नहीं होता, चूँकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, नेट इफेक्ट ज़ीरो होता है। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जी ये इसने उस न्यूक्लियस को रिकॉइल किया है और उसकी जो एनर्जी थी वो रिकॉइल एनर्जी में वो उसमें चली गई है, उसका जो मोमेंटम था वो न्यूक्लियस ले लेता है रिकॉइल की सूरत में, ये बात। तीसरा, अगर आप इसमें चार्ज कंजर्वेशन को देखें तो चार्ज तो न पहले था, उसका गैमा का कोई चार्ज नहीं है, और न बाद में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और पॉजिट्रॉन का है, उनको मिलाएं तो टोटल ज़ीरो हो जाता है। फिर मैंने बात की डायराक्सी की। डायराक ने इस पेयर प्रोडक्शन को क्वांटम मैकेनिकली कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा कि जी दो इलेक्ट्रॉन्स जो है, देयर इज़ अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल अराउंड एंड they are in negative energy states. Those which are in positive energy states are electrons we are familiar with. लेकिन ये इस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकल आता है ये असल में ये हो जाता है कि 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटॉन उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर के अंदर पास हो तो वहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देके उन्हें नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में ले आता है, यानी उसको न होने से होने पे ले आता है, यानी उसको क्रिएट कर लेता है। अब ये देखें ना, इलेक्ट्रॉन की क्रिएशन के साथ ही उन्होंने कहा कि एक वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव होल, और उस पॉजिटिव होल को यानी पॉजिट्रॉन कहा गया, जिसका मास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के मास जितना होता है जबकि चार्ज उसका अपोजिट होता है। So this is how a pair is created and we call it pair production. So this is one of the energy loss mechanisms of the gamma rays. यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी ना हमने बात की है कि उनको मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को या पॉजिट्रॉन को, तो ये काइनेटिक अगर तो फॉर एग्जांपल वो फोटॉन जो है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, लेट्स सपोज, तो अब इस सूरत में तो उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी बच जाएगी। अगर तो क्रिएशन के बाद देखें ना तो 1.022 उससे सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऑलमोस्ट 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब भी रहता है। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों को बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सो दीज काइनेटिक एनर्जीज आर कंपेरेबल टू दोज द एनर्जीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो जितनी भी बीटा पार्टिकल्स की मैकेनिज्म्स आपने पीछे अंडरस्टैंड की थी, एक्साइटेशन है, आयनाइजेशन है, ब्रेमस्टार्लिंग है, वो सारी चीज़ें ये इलेक्ट्रॉन्स वो कर सकते हैं। अगर गैमा जो है वो स्प्लिट हो जाए, पेयर प्रोड्यूस कर ले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मज़ीद आगे जाकर वही काम, वही मैकेनिज़म्स इंटरेक्शंस कर सकती हैं
जिस तरह हमने बीटा के केस में पढ़ा था, तो दे आर इलेक्ट्रॉन्स लाइक बीटा पार्टिकल्स एंड दे हैव वेरी हाई एनर्जी इन सम केस लाइक इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. So they further cause ionizations, excitation, Bremsstrahlung, etc. So in next lecture, we would continue the interactions of gamma rays, and we would discuss about Compton effect. And if we get time, we can also, include other topics to this the same lecture, और उनको फिर मैं या एंड में कर लूँगा. सो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. द अल्लाह पामान.